अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अंडरस्टैंडिंग ऊप्स में हम अभी सारा कुछ रिवीजन करेंगे। ऊप्स बेसिक का जो आज चैप्टर है हमने आज कंप्लीट कर लिया है, ये उसकी लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम ऊप्स के मेन कॉन्सेप्ट जिस तरह इनहेरिटेंस है वो वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिर ऊप्स का एडवांस चैप्टर है, फिर कंप्लीटिंग ऊप्स है और फिर एडिशनल टॉपिक्स हैं। इसी तरह हम क्या काम करते हैं, हमने अंडरस्टैंडिंग द ऊप्स में जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं पहले हम बेसिक्स को रिवाइज़ कर लेते हैं। ये उसकी एक रिवीजन है जिसमें हमने ये देखा था कि सी प्लस प्लस के एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे सॉल्व करते हैं वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बाय डिवाइडिंग देम इनटू ऑब्जेक्ट। तो सी प्लस प्लस ये जो ऊप्स है ये कोई नई ज़ुबान नहीं है, ये भी हमने बात सीखी थी। ये एक सी प्लस प्लस के अंदर एक टूल है जो कि हमारे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बना के हम अपने प्रोग्राम में आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। जिस तरह एक कैलकुलेटर होता है वो हमारे मैथ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है, उसके बगैर भी हम कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऊप्स इज़ लाइक अ कैलकुलेटर। हम उसमें क्लासेस बनाते थे, हमने पता है कि क्लास का एक कीवर्ड होता है जिसके ज़रिए हम और आगे क्लास का हमने नेम लिखना होता है और फिर इसको करली ब्रैकेट से शुरू करके एट द एंड ऑफ द डे सेमी कॉलन से एंड करना होता है। दरमियान में हम क्लास के अंदर कोड लिखते हैं। इसी तरह ये चीज़ें आप नीचे पढ़ सकते हो कि हेयर रेक्टेंगल इज़ अ नेम वगैरह वगैरह। तो इन सारी चीज़ों को मिला के कलेक्टिवली इसको क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। यहाँ पे वो बोलता है कि अ क्लास कंटेन अ डाटा मेंबर्स, इसके अंदर मेंबर वेरिएबल्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास मेंबर फंक्शंस होते हैं और कलेक्टिवली दे आर नोन एज क्लास मेंबर। इन सारों को क्या कहते हैं, जो भी इसके अंदर वेरिएबल वगैरह होते हैं उनको क्लास मेंबर्स कहते हैं। तो ये देखो, ये हमारे पास डाटा मेंबर है, मेंबर फंक्शन है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर क्या हैं, ये क्लास मेंबर्स हैं। क्लास पब्लिक इसलिए होती है क्योंकि उसको डाटा हम मेन फंक्शन से एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह जब हम क्लास बनाते हैं तो हमें उसके ऑब्जेक्ट्स नीचे लाजमी बनाने पड़ते हैं। तो हम क्लास का नाम पहले लिखते हैं और फिर आगे ऑब्जेक्ट का नाम लिख के सेमीकोलन से एंड कर देते हैं। ये चीज़ भी हमने सीखी थी। उसके बाद हमने ये भी देखा कि यूँ हम नीचे ऑब्जेक्ट अपना बनाते हैं अपना मेन फंक्शन के अंदर, और ऊपर भी बना सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप इधर फंक्शन के अंदर भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो जब आप मज़ीद दो क्लासेस या इससे ज़्यादा से डील कर रहे होगे। तो ये हमने प्रोग्राम्स देखे थे जिसमें हमने एक क्लास बनाई, उसको पब्लिक किया, ये उसके डाटा मेंबर्स हैं। इसी तरह मेंबर फंक्शन हमने देखा था और उसके बाद मेन से हमने उसको वैल्यूज़ असाइन करना शुरू कर दी थी और उसके बाद इस फंक्शन को मेन में ही एक्सेस किया था थ्रू अ ऑब्जेक्ट। ये देखो ऑब्जेक्ट और यूजिंग डॉट ऑपरेटर। फिर हमने क्या काम किया जी, कंस्ट्रक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ होते हैं। कंस्ट्रक्टर सिमिलर टू द फंक्शन होते हैं बट दे डू नॉट हैव अ रिटर्न टाइप। ये कुछ चीज़ रिटर्न नहीं कर रहे होते, इनकी यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या होती है, कुछ भी नहीं होती। इसी तरह इनका नेम सेम होता है जो कि क्लास का नेम होता है। यहाँ पे हमारी क्लास का नेम रेक्टेंगल है, इस तरह कंस्ट्रक्टर का भी नाम रेक्टेंगल ही होगा। इसी तरह हमारे पास एक और चीज़ हमने ये देखी थी कि कंस्ट्रक्टर दैट डू नॉट टेक आर्गूमेंट सच एज रेक्टेंगल आर नोन एज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसी तरह हमारे पास कुछ कंस्ट्रक्टर होते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट होते हैं, जिनकी पैरामीटर लिस्ट क्या होती है, खाली होती है। और दूसरे होते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जिनमें हम पैरामीटर पास करते हैं। यहाँ पे हमने क्या काम किया है जी, इंक्लूड कर लिया आयो स्ट्रीम वगैरह को और उसके बाद हमने एक कंस्ट्रक्टर ले लिया। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जब भी नीचे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाता है, इनिशियलाइज हो जाता है। तो कंस्ट्रक्टर में जब भी हम वैल्यू पास करेंगे तो वैल्यू यहाँ से उसके आगे देंगे, आर्गूमेंट देंगे उसको, तो ये इधर पैरामीटर लिस्ट में आके पास हो जाएंगे। फिर हम क्या काम करते थे, उनको ऊपर वाले मेन वेरिएबल्स को असाइन कर देते थे। इसका हमने एक और तरीका पढ़ा था जो इसी के आगे हम कॉलन लगा के और लेंथ ब्रैकेट में आगे लेन और इसी तरह ब्रेथ लगा के ब्रैकेट में ये लिख सकते थे और फिर एट द एंड ऑफ द डे ब्रैकेट लगा के उसको क्लोज करते थे। इसी तरह हमने ये चीज़ें भी पढ़ी थी। ये कोड आप लोग देख सकते हो, इस कोड को एक बार रन करके जाके देख लो। ऑलरेडी ये हम कोड पीछे पढ़ चुके हैं सारा रिवीजन में। इसी तरह वो यही बोलता है कि यार यू कैन सी वी है पास टू आर्गूमेंट्स। तो ये हमने कंस्ट्रक्टर में क्या किया है, आर्गूमेंट्स पास किए हैं। तो जो ही हम ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, इनिशियलाइज हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट के साथ ही हमें उसको अंदर आर्गूमेंट्स दे देने हैं। ये ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगल क्लास है, उसके आगे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ ही हमें उसको फिर बता देने हैं। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो ही हम यहाँ पे बना के सेमीकोलन लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये प्ले हो जाता है। इसी तरह हमने पब्लिक और प्राइवेट मॉडिफायर्स के बारे में पढ़ा था कि पब्लिक जो वो होते हैं जो कि हम उनको एक्सेस कर सकते हैं मेन फंक्शन से, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास प्राइवेट मॉडिफायर जो होते हैं जिनको हम मेन फंक्शन से एक्सेस नहीं कर सकते बट उनको हम स्टार्टर और गेट फंक्शन से एक्सेस कर सकते हैं।
इसी तरह ये देखो पब्लिक और प्राइवेट एक कीवर्ड्स हैं जो कि C++ में रिज़र्व हुए हैं, वो इसी चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। इसी तरह क्लास मेंबर्स डिक्लेयर्ड एज पब्लिक कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द फंक्शन, वही बातें ये नीचे कर रहा है और वही वाला फंक्शन है, सिर्फ इसमें हमने क्या काम किया है, ये पब्लिक ही लिखा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है। और इसी तरह प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर ये होते हैं कि ये क्या काम होते हैं जी, डिक्लेयर्ड ऐसा प्राइवेट, इनको हम जब प्राइवेट इधर डिक्लेयर कर देते हैं तो क्या होता है कि आउटसाइड द क्लास इनको एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन एक केस में कर सकते थे, मैंने आपको बताया है, जो कि हम फंक्शन बनाते थे, वो आगे देखेंगे। गेटर और सेटर फंक्शन के ज़रिए हम क्या काम करते हैं जी, वी नीड टू क्रिएट पब्लिक गेटर एंड सेटर फंक्शन टू एक्सेस प्राइवेट मेंबर। ये देखो हमारे पास एक प्राइवेट मेंबर था साइड, अगर इसको हमने एक्सेस करना ही करना है ज़बरदस्ती मेन फंक्शन में, तो फिर हम इसको सेटर फंक्शन लगाएंगे और इसी तरह एक गेटर फंक्शन बना लेंगे जो उसकी वैल्यू को गेट करेगा। तो ये हमारे पास सारी चीज़ें, ये प्रोग्राम आप लोग यहाँ पे देख लो, ये हमने गेटर और सेटर फंक्शन ने तो यूज़ किया है, और यहाँ पे ये हमारा मेन प्रोग्राम है, इसमें भी हमने क्या काम किया है जी, ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद जब सेटर और गेटर फंक्शन यूज़ करोगे तो फिर ऑब्जेक्ट डॉट फिर फंक्शन लिख के उसमें पैरामीटर यहाँ पे पास करोगे, और जब उनकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करोगे या एक्सेस करोगे तो फिर डॉट गेट साइड गेटर फंक्शन को आप लोग यहाँ पे एक्सेस करोगे। ये हमारे पास सेटर फंक्शन है जिससे वैल्यू को पास करोगे। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अभी यहाँ पे थोड़ी एग्जांपल्स हैं बेसिक, जिनमें हमने थोड़ा काम करेंगे और सीखेंगे, जिसमें वो कहता है कि वी विल क्रिएट एग्जांपल्स एंड सॉल्व द चैलेंजेस रिलेटेड टू ऊप। इसमें वो यही बोलता है कि हमने लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो कि हम इस लेसन में क्रिएट करके इसको एंड करेंगे। कंप्यूट द एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, चैलेंज, डिटरमाइन पास और फेल और गेट द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। तो इसको स्टार्ट ले लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रोग्राम जो है एरिया ऑफ द सर्कल है, ये किस तरह निकालेंगे यूजिंग ऊप्स। तो इसमें यही है कि वी विल फर्स्ट क्रिएट अ क्लास नेम्ड एज सर्कल। डेफिनेटली हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी सर्कल की, उसके अंदर एरिया वगैरह सब कुछ आएगा। इनसाइड द क्लास वी क्रिएट मेंबर वेरिएबल, हम एक पाए बनाएंगे। देखो पाए आर स्क्वायर होता है, एक पाए होगा मेंबर वेरिएबल, इसी तरह एक रेडियस होगा जिसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। पाए को हम वैल्यू ऑटोमेटिकली दे देंगे, रेडियस हमें नहीं पता इसलिए हम उसको फाइंड करेंगे, यूज़र से इनपुट करवाएंगे। इसी तरह एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जो कि इनिशियलाइज इसको करेंगे वैल्यू ऑफ द रेडियस के, उसमें हमारे पास वैल्यू और रेडियस की वैल्यू ऑटोमेटिकली वहाँ पे कंपाइलर को मिल जाए। इसी तरह हमने क्या काम करना है, एक मेंबर फंक्शन लेना है जो कि क्या काम करेगा, कैलकुलेट करेगा एरिया, और मेन फंक्शन में सिर्फ हम इस कैलकुलेट एरिया को क्या करेंगे, कॉल। द एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय द फार्मूला पाई आर स्क्वायर, तो हम पाई इंटू रेडियस करेंगे तो एरिया ऑफ द स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान सा कोड है, इधर देख लो। हमने क्या काम किया जी, इंक्लूड कर लिया आयो स्ट्रीम को यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी को, और एक सर्कल की क्लास बना ली जिसको हमने पब्लिक कर दिया। इसी तरह हमने क्या काम किया, इसके अंदर 2 वेरिएबल ले लिए जो इनको डाटा मेंबर्स कहते हैं। डाटा मेंबर्स में हमने एक पाई की वैल्यू इनिशियलाइज करवा ली और रेडियस की वैल्यू को हमने फ़िलहाल इधर डिक्लेयर करवा लिया, उसको इनिशियलाइज बाद में करवाएंगे। अच्छा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ले लिया। कंस्ट्रक्टर यूँ ही हम ये नीचे चीज़ शुरू करेंगे तो ये इनिशियलाइज हो जाएगा। तो हमने इसके ज़रिए वैल्यू पास करवा दी कि कंस्ट्रक्टर क्या करेगा जी, एक वैल्यू रिसीव करेगा, और यहाँ पे हमने वो दूसरा इसका स्टाइल यूज़ किया है जिसमें वो ये कहता है कि जो रेड को एक्सेप्ट करेगा, इधर नीचे से 6.99 किधर आएगा, रेड में आएगा। रेड किस में स्टोर होना चाहिए, रेडियस में, इस रेडियस में स्टोर होना चाहिए। आगे हमने ये ब्रैकेट लगा के इसको ख़त्म कर दिया। फिर हमने फंक्शन एक बनाया जो कि मेंबर फंक्शन है पब्लिक ये सारी चीज़ें, और ये क्या काम करेगा, इसका नाम है रिटर्न टाइप डबल है, कैलकुलेट करेगा एरिया को, और रिटर्न यहाँ पे आर्गूमेंट कोई नहीं रिसीव करेगा। सिंपली देखो यहाँ पे ये क्या काम करेगा, रिटर्न पाई इंटू रेडियस, तो इनको मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी वो रिटर्न कर देगा। यहाँ पे ये जो कैलकुलेट एरिया वाला फंक्शन है, ये पाए कहाँ से लेगा, पाए ऊपर से एक्सेस करवाएगा, और इसी तरह उसको रेडियस अभी यहाँ पे इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर उसको असाइन कर चुका होगा तब तक, तो ये इसको मिल चुकी होगी। तो ये रेडियस मेन में हम सिंपली आगे एक तो ये आके अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे और साथ में उसको आर्गूमेंट पास करेंगे। सर्कल का ऑब्जेक्ट बना के उसको डबल का एक आर्गूमेंट रिसीव करवा देंगे, और जब कैलकुलेट करेंगे एरिया के लिए सिंपली हम यहाँ पे सर्कल
ऑब्जेक्ट का नाम डॉट कैलकुलेट एरिया फंक्शन को कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एरिया ऑफ द सर्कल हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस प्रोग्राम को आपने लाजमी करना है, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है एरिया ऑफ द सर्कल यूजिंग ऊप्स। इसमें कंस्ट्रक्टर भी हमने यूज़ किया है और बाकी हमने मेंबर फंक्शन भी यूज़ किया है, डाटा मेंबर्स को भी यूज़ किया है। अच्छा, इसको थोड़ा समझ लो। इन अबाउट द एग्जांपल वी हैव यूज कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजर लिस्ट टू इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ द रेडियस। तो यहाँ पे हमने ये इसकी क्या काम किया है, यहाँ से नीचे से उसको वैल्यू पास की है रेड में, तो रेड ने किसको असाइन कर दी है, रेडियस को। और ये दूसरा तरीका था, ये मैंने आपको समझाया था जब मैं आपको कंस्ट्रक्टर समझा रहा था। ये आप कंस्ट्रक्टर वाली वीडियो देखोगे तो आपको मजीद क्लियर होगा। वाइल क्रिएटिंग द सर्कल ऑब्जेक्ट वैल्यू ऑफ 6.99 इज पास टू द कंस्ट्रक्टर। जो हमारे पास 6.99 की वैल्यू है वो कंस्ट्रक्टर को हमने पास किया यहाँ पे। तो उसके बाद इसने किसको असाइन कर दिया, रेडियस को। रेडियस हमारे पास क्या था, ओरिजिनल वेरिएबल था ये वाला, इसके पास वैल्यू आ गई। तो यूँ हमारे पास क्या हुआ, व्हेन वी देन कॉल द कैलकुलेट एरिया फंक्शन टू कंप्यूट द एरिया ऑफ सर्कल। तो फिर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ताकि वो कैलकुलेट करेगा एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये भी बहुत इजी है, बिल्कुल उसी तरह ही होगा। तो इसको हम अभी खुद करके देख लेते हैं, इजी है बिल्कुल। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्रिएट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें फार्मूला दिया हुआ है, बेस इनटू हाइट मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट इज़ आपने फार्मूला लिखना है। अच्छा, ट्रायंगल है तो डेफिनेटली क्लास बनेगी ट्रायंगल के नाम से। और इनसाइड द क्लास डिक्लेयर इंटीजर वेरिएबल। हमने क्या काम करना है, एक इंटीजर वेरिएबल लेना है, बेस और हाइट। इसी तरह इनिशियलाइज करना है बेस और हाइट को यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर। हमें इसकी वैल्यू खुद से नहीं असाइन करनी, कंस्ट्रक्टर के ज़रिए इसको असाइन करनी है। इसका मतलब है हमारा कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा आर्गूमेंट्स को, उसकी पैरामीटर लिस्ट 2 चीज़ों से भरी होगी। तो यहाँ पे वो बोलता है कि क्रिएट अ कैलकुलेट एरिया फंक्शन। फिर हम मेंबर फंक्शन बनाएंगे जो कि कंप्यूट करेगा एरिया और रिटर्न कर देगा। मेन फंक्शन के अंदर हम क्या काम करेंगे जी, बेस और हाइट की वैल्यू उधर से उसको पकड़ाएंगे और ऑब्जेक्ट बना लेंगे ट्रायंगल का विद आर्गूमेंट बेस एंड हाइट। इसी तरह हम क्या काम करेंगे, वो कॉल द कैलकुलेट एरिया फंक्शन यूजिंग द ऑब्जेक्ट। हम क्या काम करेंगे, फंक्शन जो भी है कैलकुलेट एरिया को कॉल करेंगे जो कि उसकी वैल्यू पुट करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या काम किया, एक क्लास बना ली ट्रायंगल की, उसको पब्लिक कर दिया, उसके अंदर 2 मेंबर वेरिएबल्स उसने बोला था बेस हाइट ले लो। और उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर बनाना है जो कि इनिशियलाइज करेगा रेडियस को। कंस्ट्रक्टर का नाम वही नाम होता है जो कि आपका क्लास का नाम होता है। तो यहाँ पे हम इसको कंस्ट्रक्टर को ट्रायंगल लिख लेंगे। इसकी आगे पैरामीटर लिस्ट है, पैरामीटर लिस्ट में ये क्या करेगा, 2 चीज़ें रिसीव करेगा, बेस और हाइट को। तो सिंपली हम यहाँ पे दे देते हैं इंट बी दे देते हैं। और इसी तरह हम क्या काम करते हैं, इंट एच दे देते हैं कि ये बेस और हाइट को रिसीव करेगा। और कंस्ट्रक्टर की खूबसूरती ये है कि अभी हम इसको आगे इसके कॉलन लगाएंगे और इसके साथ हम जो जो चीज़ें हैं उनको असाइन करेंगे। हम यहाँ पे कहते हैं जी बेस किसको, ये जो इसके अंदर बी पड़ा है ये बेस को असाइन हो जाए। और आगे कॉमा लगा के हम कहते हैं जी जो हाइट है HEIGHT वो किसको असाइन हो जाए जी, एच को, मतलब एच हाइट को असाइन कर देगा। इसके आगे हम इसकी ब्रैकेट्स लगा लेंगे सिंपली। और यूँ मैं इसको क्लोज़ भी यहाँ पे ही कर देता हूँ, ये हमने इसको क्लोज़ कर दिया। इसके आगे सेमी कॉलन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बन गया ये हमारा कंस्ट्रक्टर। और उसके बाद वो कहता है कि कैलकुलेट एरिया वाला फंक्शन एक बना लो। मैं इसकी ब्रैकेट नीचे ले जाता हूँ यहाँ पे। तो इसको भी बेशक ये ब्रैकेट आप इस तरह नीचे लिख सकते हो, आगे लिखो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये मतलब इसकी ब्रैकेट्स एम्प्टी हैं, ये लो इस तरह। ये कंस्ट्रक्टर है, उसकी ब्रैकेट्स एम्प्टी हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये आगे लिख रहे हैं हम नीचे नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया, कैलकुलेट कर लिया एरिया को। और ये क्या है, हमारे पास एक मेंबर फंक्शन है। इसको ये हमारे पास डाटा मेंबर्स थे, ये कंस्ट्रक्टर है, और ये हमारे पास कैलकुलेट एरिया के मेंबर फंक्शन। अच्छा, ये क्या काम करेगा, कैलकुलेट करेगा एरिया। तो एरिया किस चीज़ में स्टोर करेगा, यहाँ पे हमारे पास एरिया का फार्मूला है। एरिया का फार्मूला उसने हमें दिया हुआ है, बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हम वो डालेंगे। हम पहले सबसे पहले ब्रैकेट डाल लेते हैं और इसमें देते हैं जी बेस इंटू हाइट HEIGHT, बाहर इससे आते हैं डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। ये ब्रैकेट्स लगाने की इंपॉर्टेंस आपको ऑलरेडी C++ में पता होगी कि ये हम क्यों करते हैं, ताकि ये दोनों पहले मल्टीप्लाई हों और फिर डिवाइड हों। अदरवाइज़ डिमास रूल के मुताबिक ये डिवीजन पहले हो जाएगी इनकी और फिर काम ख़राब हो जाएगा।
अच्छा, इसने क्या काम कर दिया, रिटर्न कर दिया एरिया। अब मेन फंक्शन में हम गए, हमने दो वेरिएबल ले लिए जिसमें बेस हाइट ले लिया और सीन करवा ली, बेस सीन हाइट करवा ली। अब वो कहता है क्रिएट ऑब्जेक्ट। अब हम क्या काम करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे हमने ट्राइंगल की क्लास ले ली, TRIANGLE ट्राइंगल। और उसने हमें क्या बोला था क्वेश्चन में कि आपने ऑब्जेक्ट क्या बनाना है, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्राइंगल विद आर्गूमेंट्स बेस एंड हाइट। तो इस तरह हम क्या काम करेंगे जी, ट्रायंगल में सबसे पहले बेस का ऑब्जेक्ट बना लेंगे और उसको क्योंकि हमने ऊपर देखो कंस्ट्रक्टर को भी कुछ ना कुछ देना है, तो कंस्ट्रक्टर में हम यहाँ पे उसको ये चीज़ देने के लिए क्या काम करेंगे, आर्गूमेंट्स में हमने क्योंकि वैल्यू सीन करवाई हुई है, सीन में भी हमने बेस लिखा हुआ है, तो हम बेस कॉमा क्या करेंगे, हाइट करेंगे। तो वो दो वैल्यू क्या होंगी, ऊपर रिसीव हो जाएंगी। यूँ हमने एक और क्लास बनानी है, इस क्लास को सेमीकोलन से एंड करते हैं। और अच्छा, यहाँ पे हमने क्या काम किया जी, एक ही हमारे पास कंस्ट्रक्टर है जो कि ये चीज़ें एक्सेप्ट करेगा। तो वो कहता है कि क्वेश्चन में उसने हमें कहा था क्रिएट ऑब्जेक्ट ट्रायंगल विद आर्गूमेंट्स बेस एंड हाइट। तो ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसको हम स्मॉल ट्रायंगल से ही बना लेते हैं ऑब्जेक्ट। तो ज़रूरी नहीं इसको बेस का ही नाम दें, क्योंकि बेस हाइट तो आगे हम उसके आर्गूमेंट में ही पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल के नाम से ही कर लेते हैं, क्योंकि अलग अलग पैरामीटर देने की तुक नहीं बनती, यहाँ पे वो एक ही पैरामीटर लिस्ट है उसकी। यहाँ पे हमने क्लास हमारी ट्रायंगल है, उसके अंदर स्मॉल ट्रायंगल हमने एक उसकी ऑब्जेक्ट बना ली जिसमें हम बेस और हाइट दे रहे हैं। अब वो कहता है कि कॉल द फंक्शन। कौन सा फंक्शन है हमारे पास, पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं और फिर फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट का नाम है ट्रायंगल। इसी तरह हमारे पास जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, कैलकुलेट एरिया, CALCULATE। उसके बाद अंडरस्कोर है और फिर क्या है, एरिया, और उसके आगे पैरेंथेसिस डालेंगे ताकि पता चले ये फंक्शन है। तो ये एरिया आउटपुट कर देगा। तो ये बिल्कुल इजी सा प्रोग्राम है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने क्या काम किया, बेस हाइट ले ली, उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर है, ये देखो नीचे से ये वैल्यू जो दो बेस हाइट की सीन होंगी वो यहाँ पे इधर से आके स्टोर होंगी और यहाँ से किधर ऊपर जाएंगी, इधर जाके ये कैच करेगा, ये इस बेस को असाइन कर देगा, हाइट इसको असाइन कर देगा। तो चलो इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या हुआ है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको रोक के वीडियो को सारा प्रोग्राम लिखो और फिर इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि अभी यहाँ पे हमारे पास कोई गलती हुई है जिसमें दो केसेस हमारे सही हैं। इनपुट हमारा 8 3 है और आउटपुट क्या है हमारे पास 12 है। एक्सपेक्टेड आउटपुट भी 12 था, लेकिन ये हमारे पास प्रोग्राम ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन कोई टेस्ट केस जो इन लोगों ने केसेस दिए होते हैं वो हमने यहाँ पे कोई मिस किए हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पे इन्होंने कोई चीज़ किसी और तरीके से की होगी, हमने किसी और तरीके से की है, इस वजह से उन्होंने क्या काम किया है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये हुई है कि जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर है उसमें हमने इंट इधर ले लिया और वैसे हमने इधर डबल लिया है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ है नोट करने वाली, ये है कि आंसर तो हमारा ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब डिवाइडेड बाय 2 होगा तो हमारी वैल्यू पॉइंट्स में आएगी, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर रिसीव ही इंटीजर वैल्यू कर रहा है। तो जो फॉर एग्जांपल यूज़र उसको पॉइंट में वैल्यू देता है तो हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे भी हमें इंटीजर की जगह फिर क्या काम करना पड़ेगा, डबल वगैरह कुछ लेना पड़ेगा, ताकि जो भी है वो बेस और हाइट वगैरह को इधर सेव कर सके। तो उसने वैसे हमें यही बोला था कि बेस और हाइट ले लो, लेकिन हमें यहाँ पे फिर फ्लोट या कुछ और लेना पड़ेगा, तो हम इनको डबल ही ले लेते हैं। फिर ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि हमारे पास अगर हमें उसमें आउटपुट चाहिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में, तो फिर हमें सब कोई इधर इंटीजर हमें किसी चीज़ को नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये चीज़ें आगे जब इनमें स्टोर होंगी तो ये कन्वर्ट होके इंटीजर ही स्टोर हो जाएंगी। तो यूँ हम इसको डबल डबल ही कर देते हैं और यहाँ पे ये आर्गूमेंट भी डबल रिसीव करेगा। तो उसी केस में हमारे पास क्या हो सकता है कि जो हमारे पास वैल्यू है वो कन्वर्ट होके इंटीजर में ना हो, फ्लोटिंग पॉइंट में ही आए। तो फ्लोटिंग पॉइंट में जब वैल्यू आपने लानी है फिर आपने सारे वेरिएबल्स को या तो फ्लोट या फिर डबल लिखना है, ताकि आपकी वैल्यू, क्योंकि इसमें एरिया आपका आ सकता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आ सकता है। तो प्रोग्राम में, ऐसे प्रोग्राम्स में आप लोगों को यही चीज़ है कि यहाँ पे भी फिर इसको हम डबल कर देते हैं। तो सारी जगह फिर इसको हम डबल कर देते हैं, क्योंकि यूज़र भी कुछ एंटर कर सकता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल को। तो फिर हमें अगर सारा डाटा पॉइंट्स में चाहिए तो फिर
सारी डाटा टाइप्स हमें तकरीबन सेम ही रखनी पड़ेंगी। ये देखो हमने सारी डाटा टाइप सेम रखी हैं, तो हमारे पास ये टेस्ट केस 3 भी करेक्ट हो गया और आउटपुट हमारा 7.5 आ गया। तो इसलिए आप लोगों ने फिर सारे के सारे को, अगर ऐसा आपको पता है इस प्रोग्राम में पॉइंट में वैल्यू आ सकती है, सारों को फिर डाटा टाइप उनकी डबल कर दो। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये आप लोगों को वैसे भी पता होनी चाहिए C++ से। अच्छा, यहाँ पे हमने एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट निकालने हैं, जो कि हम कहीं शुरू में प्रोग्राम कर भी चुके थे एक बार। इसमें यही कहता है कि हमें एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट निकालने हैं यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो हेयर वी विल क्रिएट अ स्टूडेंट क्लास। तो इसी तरह देखो हमें एवरेज मार्क्स निकालने हैं कि इसके मेन चीज़ क्या है, हमारे पास दरख्त स्टूडेंट है, इसलिए क्लास स्टूडेंट की बनेगी। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, क्लास में क्या क्या होगा, इंटीजर एरे नेम्ड एस मार्क्स, एक हमारे पास एरे होगा और एरे बी बीच में आने शुरू हो गए। टू स्टोर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, इसी तरह एक कंस्ट्रक्टर होगा जो कि इनिशियलाइज करेगा मार्क्स एरे को, और एक एवरेज का फंक्शन होगा जो कि एवरेज को कैलकुलेट करेगा। तो सिंपली हमने एक यहाँ पे क्लास ले ली स्टूडेंट की, जिसको पब्लिक कर दिया और उसमें एक एरे डाल दिया जो मेंबर वेरिएबल है हमारे पास। उसी तरह उसको फॉर उसकी जो हमारे पास इसका साइज डिक्लेरेटर है उसको 4 कह दिया। इसी तरह हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हमने एक ले लिया टू इनिशियलाइज द मार्क्स। तो हमने कहा कि नीचे से उसको जो भी इनपुट मिलता है वो हमारे पास, ये हमारे पास एक एरे है मार्क MRK4, हमने उसको ले लिया। और इसी तरह हमने फिर फॉर लूप लगा दिया कि फॉर लूप हमने 0 से स्टार्ट किया, उसकी रेंज क्या है 4 है, और I++ है कि यहाँ पे जो भी हमारे पास मार्क्स आते हैं उनको क्या काम करो, इसमें इस वेरिएबल में मार्क्स I में स्टोर करते जाओ। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया, एक फंक्शन अपना क्रिएट कर लिया एवरेज का, जिसमें हमने क्या काम किया कि एक कम्युलेटर ले लिया या रनिंग टोटल ले लिया और इसको हमने 0 के बराबर कर दिया। अब हमने रेंज बेस्ड फॉर लूप यूज़ किया। अगर ये आपको नहीं पता तो इसको भी सीख लो एरेज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या काम करते हैं, इधर डाटा टाइप लिखते हैं या यहाँ पे आप ऑटो का कीवर्ड लिख सकते हो। यहाँ पे आप लोगों ने अपना जो भी वेरिएबल होता है अपने लोगों ने वो लिखना है, और यहाँ पे आप ने ये जो मार्क्स है इधर एरे का नाम लिखना होता है। तो ये आपको कोई भी वेरिएबल है, टेम्प्रेरी वेरिएबल, आप उसका नाम लिख सकते हो, और यहाँ पे कॉलन, दरमियान में कॉलन लगाने हैं, और यहाँ पे क्या काम करना है, एरे का नाम लिखने हैं। फिर आगे उसके ब्रैकेट्स लगा के हमने लिखा सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर। तो ये रनिंग टोटल हमने चला दिया। तो ये थ्रू आउट द लूप क्या करेगा, मार्क्स का जो भी एरे है उसको थ्रू आउट द वो चलाएगा और उनका सम कैलकुलेट कर देगा। यहाँ से हम फंक्शन से लूप से बाहर आके हमने कहा जो भी सम आया उसको डिवाइडेड बाय 4 करो, क्योंकि हमें पता था हमारा एरे 4 उसका साइज़ है, तो एवरेज हमारे पास यूँ निकल आई। इसी तरह मेन फंक्शन में हमने क्या काम किया, मेन फंक्शन में हमने एक एरे को इनिशियलाइज़ कर लिया जिसमें हमारे पास 4 उसका साइज़ था, और अंदर उसकी ये चीज़ें हमने डाल दी। इसी तरह हमने स्टूडेंट की जो क्लास बनाई उसमें स्टूडेंट लिख के आगे उसमें मार्क्स लिख दिया, मतलब कि स्टूडेंट की जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट है, और वो क्या पास कर रहा है, जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उसको, कंस्ट्रक्टर को ये वैल्यू पास कर रहा है मार्क्स की। तो यहाँ पे ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है ये यहाँ से वैल्यू को रिसीव कर लेता है, और फिर हमारे पास आगे फॉर लूप चलाता है जिसमें ये वैल्यूज़ आपस में इधर स्टोर करता है। ये हमने कंस्ट्रक्टर किया है मार्क्स को इनिशियलाइज़ करने के लिए। इसी तरह फिर हमने क्या काम किया, नीचे जब एवरेज इसकी ली तो कैलकुलेट एवरेज वाला ये जो फंक्शन है इसको हमने कॉल किया, तो हमारे पास एवरेज आ गई। तो यूँ हमारे पास एवरेज का आउटपुट 80 पॉइंट ही आएगा। तो ये प्रोग्राम मैं आपको नीचे स्टेप बाय स्टेप करके समझाता हूँ। यहाँ पे क्या काम हुआ है कि इन दिस प्रोग्राम वी हैव क्रिएटेड क्लास नेम स्टूडेंट, एक ये तो ले ली, और उसके बाद विच कंटेन इंटीजर एरे नेम्ड एस मार्क्स। तो इसमें क्या है जी, एक एरे है जिसके अंदर हमारे पास मार्क्स हैं। ये आप ऊपर देख सकते हो कि हमने ये क्लास बना ली स्टूडेंट की जिसमें एक इंटीजर का एरे ले लिया जिसका साइज़ क्या है 4 है। अब वो नीचे बोलता है कि वी हैव यूज्ड स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द मार्क्स। हमने कहा कि इस ये जो हमारे पास एरे है इसको इनिशियलाइज़ करने के लिए हमने क्या काम किया कि एक कंस्ट्रक्टर ले लिया ताकि ये वाला एरे हमारे पास इनिशियलाइज़ हो, इसको कोई वैल्यू असाइन करने के लिए। हमने उसको वैल्यू कैसे असाइन की, वैल्यू असाइन करने के लिए इसके अंदर हमने कोई भी टेम्प्रेरी वेरिएबल ले लेना होता है कंस्ट्रक्टर के अंदर, और उसको साइज़ क्या दे दिया 4 दे दिया। इसी तरह हमने फॉर लूप चलाया, फॉर लूप में हमने कहा कि आई से लूप क्या चलेगा 4 तक चलेगा।
और उसके बाद मतलब 0 से 3 तक चलेगा तो वो 4 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो भी हमारे पास इसका इंडेक्स है 0 1 2 3, ये किस में स्टोर होता है, ये जो हमारे पास ओरिजिनल एरे है उसके इंडेक्स में स्टोर होता है। तो इसी तरह हमारे पास वो कहता है कि टू कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स, तो फिर हमने एक एवरेज का फंक्शन यूज़ कर लिया जिसमें हमारे पास हमें ये पता था एरे हम इनिशियलाइज हुआ था। और यहाँ पे हमने क्या काम किया, इन मेन वी हैव इनिशियलाइज अनदर मार्क एरे पास इट टू द कंस्ट्रक्टर ऑफ द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एस आर्गूमेंट। हमने कहा कि जो मार्क्स है हमारे पास ये वाला एरे है, ये किसको इधर हमने इधर पास कर दिया स्टूडेंट में, और ये किधर आके पास रिसीव होगा, इधर रिसीव होगा। ये हमारे पास मार्क्स इधर आके रिसीव हो जाएगा इसकी जगह। तो यहाँ पे अब ये एक वैल्यू, ये देखो इस जो एम आर के है इसमें पहली नंबर पे वैल्यू क्या पड़ी है, 96 पड़ी है। ये 96 पहले इधर जाएगा, ये किस में स्टोर होगा, इसमें। ये जो हमने नया मार्क्स का एरे ऊपर इनिशियलाइज़ किया था उसमें ये वैल्यू स्टोर होने शुरू हो जाएंगी नीचे से। इसी तरह ये 79 है, ये अब दूसरे नंबर पे जब लूप चलेगा इधर पड़ा होगा 79, फिर इधर आके स्टोर हो जाएगा। इसी तरह जब ये तीसरी बार लूप चलेगा तो हमारे पास क्या होगा, 81 इधर पड़ा हुआ था एम आर के में, क्योंकि ये रिसीव कर रहे हैं ना 89 को, तो फिर ये इसमें स्टोर कर देगा। इसी तरह 65 है, 65 को यहाँ से वो उठाएगा, इधर ऊपर रिसीव करेगा, ऊपर से नीचे जब लूप चलेगा तो ये इधर है, तो ये इस लेफ़्ट साइड पे असाइन हो जाएगा। क्रिएट अ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बाय पासिंग, तो ये हमने इसीलिए ऑब्जेक्ट दिया, इसमें मार्क्स पास किया। मार्क्स का मतलब है ये जो एरे है ये हम ऐसा होल एरे को हम इस तरह पास कर रहे हैं इसके अंदर। फिर वो बोलता है इसमें आपका एरे का कॉन्सेप्ट पक्का होना चाहिए, अदरवाइज़ इसीलिए पॉइंटर्स तो मैंने आपको करा दिए थे, एरेस भी आप लोगों ने सही तरह सीखने हैं, अदरवाइज़ आप लोग यहाँ पे मार खाओगे। तो यहाँ पे फाइनली वी हैव कॉल्ड द कैलकुलेट एवरेज फंक्शन हुज रिटर्न वैल्यू इज स्टोर्ड इन द एवरेज वेरिएबल। हमें कैलकुलेट एवरेज फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा जिसकी रिटर्न वैल्यू क्या है, एवरेज वेरिएबल में स्टोर है। तो हमने डबल एवरेज डाल दिया और उसमें ये फंक्शन कॉल किया जो एवरेज कैलकुलेट करता है, तो वो एवरेज कैलकुलेट कर देगा। अब देखो ये कैलकुलेट एवरेज वाले फंक्शन में तो कुछ नहीं है, हमने एक रनिंग टोटल लिया है और उसमें फॉर लूप रेंज बेस फॉर लूप लगाया है, क्योंकि ये इसमें हमें इंडेक्स की ज़रूरत नहीं है, तो ये आराम से इसने कैलकुलेट कर दिए। ये रेंज बेस फॉर लूप और ये सारी चीज़ें मैं आपको कोशिश करूँगा कि एक एरे वाला चैप्टर पढ़ाऊँ जिसमें ये सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। वैसे आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पहले से आने चाहिए अगर आप ऊप्स पढ़ रहे हो तो। एक बार इस प्रोग्राम को देख लो और अपने कंपाइलर पे जाकर लिखो और इसको समझने की कोशिश करो। साथ में इसकी भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज़ ये आपको सही तरह समझ नहीं आएगा। तो इसी तरह यहाँ पे भी देख लो, ये नीचे जो भी आगे उसकी डिस्क्रिप्शन है इनको साथ साथ लिखो एक एक चीज़ को, जिस तरह मैंने ये बताया है। पहले 96 है, ये इधर जाएगा, फिर इधर ऊपर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर स्टोर होगा। तो इस तरह एक बार इसको कॉपी पे ये सारा प्रोसीजर करो, तो ये तब आप लोगों को क्लियर होगा, अदरवाइज़ आप लोगों के लिए ये मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, अब एक चैलेंज हमें दिया है, अगर हमने ये कर लिया तो ठीक है, हमारा प्रोग्रेस सही जा रही है, इसकी जो इंटेंसिटी है मीडियम है। तो एक प्रोग्राम हमने बनाना है जिसमें देखना है कि स्टूडेंट पास है फेल है। तो डेफिनेटली एक स्टूडेंट की क्लास बनेगी और उसमें हमने डबल एरे बना लिया और उसमें क्या काम किया, साइज़ उसका दे दिया 3, कॉल्ड पेपर्स। हम इसको पेपर्स दे देंगे, इसी तरह इनिशियलाइज़ कर लेंगे एलिमेंट ऑफ पेपर विद द वैल्यू ऑफ 0.0। इसी तरह डबल वेरिएबल जो भी है टोटल मार्क्स के उनको भी हम इनिशियलाइज़ कर लेंगे 0.0 को से, और फिर एक फ़ंक्शन बनाएंगे चेक वॉइड मेंबर फंक्शन बनाएंगे जिसमें चेक पास फेल देंगे। इसी तरह इस फंक्शन के अंदर हम रेंज बेस फॉर लूप यूज़ करेंगे जिससे आइट्रेशन करेंगे। ये साथ साथ मैं आपको करके दिखाऊंगा। उसके बाद आउटसाइड द लूप वी फाइंड द एवरेज मार्क्स बाय डिवाइडिंग, तो लूप के बाहर आके हम एवरेज निकालेंगे जिस तरह पीछे निकाल चुके हैं। तो एवरेज मार्क्स अगर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 40 हुए तो उसको पास करेंगे, अदरवाइज़ फेल करेंगे। मेन फंक्शन में हम यही काम करेंगे, ऑब्जेक्ट एक बना लेंगे स्टूडेंट की क्लास से स्टूडेंट नाम का, और रेंज बेस फॉर लूप यूज़ करके उसको आइट्रेशन उसके अंदर कराएंगे और इनपुट लेंगे पेपर्स के जो भी उसके टेस्ट हुए हैं, और फिर एक चेक पास का जो ऊपर फंक्शन बनाया होगा उसके ज़रिए चेक करेंगे कि बच्चा पास हुआ है या फेल हुआ है। इन द मेन यूज़ द कोड फॉर डबल नम, ये सारी चीज़ें अभी हम यूज़ करेंगे। ये वाला आप कोड यूज़ कर सकते हो इम्पर्सन वाला रेंज बेस फॉर लूप में, और स्टूडेंट डॉट पेपर फॉर रेंज बेस फॉर लूप। तो ये हम साथ साथ करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। टेस्ट इनपुट आप लोगों ने ये देना है और आपका आउटपुट पास आना चाहिए, तो आपका प्रोग्राम क्लियर हो गया।
तो यहाँ से ये स्टेटमेंट को एक बार लिख लो और इसको खुद समझो, मैं इसको साथ साथ करा के ही आपको समझाऊंगा। एक साइड पे आप लोग अपने पास ये खोल लो, वीडियो पीछे करके इसको साथ साथ खोल लो। अब यहाँ पे हमने क्या काम किया है जी, एक फंक्शन क्रिएट किया है जो कि क्या काम करता है स्टूडेंट्स की। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम को आईओ स्ट्रीम से स्टार्ट करेंगे और क्लास बना ली एक, उसने कहा था स्टूडेंट की, जो कि आपने डबल से स्टार्ट करनी है, हमने बना ली। यहाँ पे बल्कि एक क्लास बनाई स्टूडेंट की। उसके बाद उसने बोला कि एक आपने एरे लेना है डबल का, जिसको नाम देना है पेपर का, उसका साइज़ डिक्लेरेटर क्या होगा 3 होगा, और इनिशियलाइज ऑल एलिमेंट्स ऑफ द पेपर, पेपर से मुराद अब एरे की बात हो रही है विद 0.0, तो हमने इसका पहला दूसरा तीसरा एलिमेंट को 0.0 से इनिशियलाइज कर लिया। कहते हैं कि आल्सो इनिशियलाइज डबल वेरिएबल टोटल मार्क्स एंड एवरेज मार्क्स विद 0, हमने डबल टोटल मार्क्स, डबल मतलब उसकी डाटा टाइप है, टोटल मार्क्स के नाम का वेरिएबल उसको 0 से इनिशियलाइज़ कर दो, एवरेज मार्क्स का वेरिएबल है उसको 0 से इनिशियलाइज़ कर दो। फिर कहता है क्रिएट अ वॉइड फंक्शन, तो ये हमने वॉइड फंक्शन ले लिया जिसका नाम उसने हमें बताया था चेक पास, आप रख लो। फिर कहता है कि इनसाइड द फंक्शन यूज़ रेंज बेस्ड फॉर लूप टू आइटरेट तो ऑल एलिमेंट ऑफ द एरे टू फाइंड द टोटल मार्क्स, तो यहाँ पे हमने रेंज बेस्ड फॉर लूप लेना है। रेंज बेस्ड फॉर लूप में यहाँ पे डाटा टाइप है, यहाँ पे डाटा टाइप में इसको ऑटो कर देता हूँ, और उसके बाद हमने नंबर उसने हमें खुद दे दिया है, और वो कहता है कि आप लोगों ने किस चीज़ में अल्ट्रेशन करनी है, तो यहाँ पे हमने क्या नाम देना होता है, एरे का नाम देना होता है, PAPERS पेपर्स हमने दे दिया, तो ये खुद ब खुद अंदर अल्ट्रेशन करेगा, हमें इसका आगे समझने की ज़रूरत नहीं है ये क्या करेगा। इसी तरह रनिंग टोटल में हमने क्या, टोटल प्लस इज इक्वल टू, तो यहाँ पे टोटल का हमने पहले कहीं डिक्लेयर तो हमें करना चाहिए था टोटल मार्क्स, तो ये हमने ऊपर रनिंग टोटल को डिक्लेयर कर दिया है। अब इसी तरह टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस क्या होगा, जो भी लूप के अंदर आइट्रेशन चलेगी, तो यहाँ पे हम उसको कर देते हैं जी पेपर्स, PAPERS, आगे ब्रैकेट डाल के आई डाल देते हैं कि मतलब ये उनका सम करता जाए। इसी तरह ये टोटल मार्क्स में आगे स्टोर हो जाएगा। प्लस इज इक्वल टू का मतलब है टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस पेपर्स आई। इसी तरह एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए हमने डेफिनेटली रनिंग टोटल हमारे पास आ गया है, तो टोटल मार्क्स है हमारे पास रनिंग टोटल, ये हमारा एक्यूमुलेटर है, तो यहाँ पे हम टोटल अंडरस्कोर मार्क्स डालेंगे और डिवाइडेड बाय इसको क्या करेंगे जी, डिवाइड हो रहा है ये कितना हमारे एरे का साइज़ है, एरे का साइज़ 3 है, तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। अब वो कहता है कि यहाँ तक उसने हमें ये बोल दिया था कि आप लोगों ने फंक्शन बनाना है, उसके बाद वो उसने हमें बोला था इनसाइड द फंक्शन क्रिएट रेंज बेस्ड फॉर लूप, ये हमने ले लिया। आउटसाइड द लूप फाइंड एवरेज एंड डिवाइड बाय 3.0, तो ये हम 3.0 इधर लिख देते हैं, उसने हमें बोला हुआ है। कहता है कि इफ़ एवरेज मार्क्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 40.0, यहाँ पे अब हमारे पास एवरेज मार्क्स का जो भी वेरिएबल है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे देता हूँ इफ़ एवरेज मार्क्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, हमारे पास क्या है जी 40.0 है, तो बच्चे को क्या कर दो, पास कर दो। एल्स के केस में हमने बच्चे को कर दिया फेल। यहाँ तक ये आप प्रोग्राम देख लो, इसको लिखो, यहाँ तक ये हमारे पास ये आ गया, यहाँ तक फेल तक आप लोगों के पास ये प्रोग्राम आ गया, इसको लिख लो अगर अभी तक आप लोगों से सॉल्व खुद से नहीं हुआ था तो। उसके बाद हमने क्या काम किया जी, उसने हमें मेन फंक्शन वाला दूसरा जो पार्ट है उसमें हम चले गए। उसमें मेन फंक्शन वाले स्टेप्स में उसने हमें ये कहा क्रिएट ऑब्जेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम क्लास स्टूडेंट। हमने कैपिटल S से स्टूडेंट की क्लास ले ली और स्मॉल s से स्टूडेंट ले लिया, उसका जो ऑब्जेक्ट था, और उसको एंड कर दिया। फिर कहता है कि आपने एक रेंज बेस्ड फॉर लूप लेना है। कहता है क्रिएट अ रेंज बेस्ड फॉर लूप दैट इटरेट्स टू स्टूडेंट डॉट पेपर्स, तो इसी तरह उसने हमें बोला है कि आगे उसने हमें ये भी बोला है कि आपने इनपुट लेना है। तो सबसे पहले हम फॉर लूप ले लेते हैं, तो फॉर लूप का डाटा टाइप ऑटो दे देते हैं इसको, और वो कहता है कि क्रिएट अ रेंज बेस्ड फॉर लूप टू गेट इन फ्रॉम फॉर लूप दैट आइटरेट थ्रू स्टूडेंट डॉट पेपर्स, मतलब वो स्टूडेंट डॉट पेपर्स से आइटरेट हो और क्या काम करे, आउटसाइड द लूप चेक पास फंक्शन। ठीक है, हमने यहाँ पे ऑटो का कीवर्ड ले लिया और इसको हम दे देते हैं नंबर, दे देते हैं कि वो
कोई भी टेम्परेरी वेरिएबल दे सकते हैं। हमने यहाँ पे इस केस में नंबर दे दिया और किस में उसने आइट्रेट करना है, तो उसने हमें बोला था कि इसकी जो आइट्रेशन होगी स्टूडेंट डॉट पेपर्स में होगी। तो हम यहाँ पे डेफिनेटली अब हम नीचे आ गए, हमें क्लास के ज़रिए उसको एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर हमने जो लूप बनाया था वो किधर इधर ऊपर क्लास के अंदर बनाया था, तो अभी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो नीचे अगर हम इस एरे को एक्सेस करना चाहेंगे तो हमें डॉट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने स्टूडेंट डॉट क्या काम कर दिया जी, पेपर्स जो भी एरे का नाम है PAPERS, और आगे हम उसको आई दे देते हैं कि यूँ ही फॉर लूप मतलब चलेगा। तो बल्कि आई नहीं देंगे, ये उसको खुद रेंज बेस फॉर लूप आइट्रेशन इसकी करवाएगा और नंबर उससे ऐड करेगा। यहाँ पे हमने कॉल द फंक्शन कर लिया, ये इसकी ब्रैकेट में नीचे कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये जितना बार लूप चलेगा उतनी बार क्या करेगा, इनपुट करवाता जाएगा नंबर से। डेफिनेटली 3 बार ही चलेगा, 3 इनपुट यूज़र से ले लेगा। अब यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल करना है। उसने हमें बोला था कि आप लोगों ने क्या काम करना है जी। यहाँ पे अच्छा एक चीज़ है कि नंबर, अच्छा इधर शायद हमने पर्सन का भी उसने हमें बोला है कि साइन डालने का है, तो इसके बगैर पहले रन करके हम देखेंगे। पहले यहाँ पे हम कॉल द फंक्शन, उसने कहा था कि आपने आउटसाइड द लूप लास्ट स्टेप बोला था कि चेक पास फेल फंक्शन कॉल करना है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं अंडरस्कोर पास अंडरस्कोर फेल। तो ये हमारे पास हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया और इसको हम यहाँ पे एंड कर देते हैं। उसने हमें फॉर लूप के आखिर में नोट एक दिया है कि आप लोग उसके अंदर इम्पर्सन यूज़ करो। तो पहले देखते हैं इनपुट, हम 3 इनपुट देंगे और यूज़र देखेंगे पास होता है या नहीं। तो वैल्यू असल में रेफरेंस से ही कॉपी हो रही है। तो देखो हमारे पास एरर आ गया कि चेक पास फेल वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। अच्छा, यहाँ पे हमने जो ये गलती की है कि जो टोटल मार्क्स हैं वो डेफिनेटली हमने यहाँ पे टेम्प्रेरी वेरिएबल स्टोर करवाया था, तो हमें प्लस इधर एरे नहीं करवाना है, यहाँ पे हमने उसको नंबर ही देना है, क्योंकि हम उस लूप, हमारा ये लूप है इसमें एरे आ चुका है। तो इस रेंज बेस फॉर लूप में ये मैंने आपको नीचे बताया था, तो इधर हमने आगे आइट्रेशन नहीं यूज़ करनी। हमने ये जो टोटल मार्क्स हैं वो इस टेम्प्रेरी वेरिएबल में आइट्रेशन हो रही होगी। ये जो रेंज बेस फॉर लूप होता है इसमें इस वेरिएबल में क्या होता है, खुद आइट्रेशन होती है, सिर्फ आपको इसका नाम लिख देना होता है। तो ये हमने इसका नाम लिख दिया है और अभी भी यहाँ पे वैल्यू पास बाय रेफरेंस में आपको बताता हूँ ये क्यों एरर आएगा। अब ये हमारा मेन एरर ठीक हो गया है और अब देखो हमारा टेस्ट केस सिर्फ 2 ठीक हुआ है कि हमने जो इनपुट दिया है और बच्चा फेल हो गया। अब वो ऐसा क्यों हुआ है लेकिन पास होना था, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें वैल्यू को रेफरेंस के ज़रिए पास करना है, जो कि यहाँ पे इम्पर्सन है। अब देखो ये जो फॉर लूप यूज़ हुआ है इसमें हमने यही वाला स्टूडेंट डॉट पेपर तो यूज़ किया, लेकिन ये नंबर कहाँ से लेगा, ये नंबर क्या चीज़ है, जो भी टेम्प्रेरी वेरिएबल है ये आइट्रेशन कहाँ से रिसीव करेगा। तो हमने इसको कहा है कि ये आइट्रेशन कहाँ से रिसीव करेगा। ये जो हमारे पास ऊपर नंबर था, ऊपर यहाँ पे अगर हम जाएं तो ये हमारे पास ये जो नंबर था इसका भी हम इसको रेफरेंस देंगे कि ये इधर से हमारे पास आइट्रेशन को रिसीव करे। तो इस वजह से हमने इसको यहाँ पे पीछे पर्सन का साइन डाल दिया है ताकि ये यहाँ से वैल्यूज़ को रिसीव करे। तो ये अब इस कोड को हम टेस्ट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट हमारा सही आएगा। तो ये आप देख सकते हो हमारा आउटपुट यहाँ पे सही आ गया है। असल में ये आपको वैल्यू पास बाय रेफरेंस एरे वगैरह सब कुछ कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो ये हमने इसलिए यहाँ पे इसको रेफरेंस से पास किया नीचे मेन फंक्शन में, क्योंकि ऊपर हम ऑलरेडी ये नंबर इसको हम डिक्लेयर कर चुके थे और ये बता चुके थे ये हमारे पास एक आइट्रेशन है लूप की। तो यहाँ पे जब लूप की आइट्रेशन हमें दोबारा देनी पड़ी तो हमें उसका सिर्फ हमें रेफरेंस दे दिया कि ये आपने उधर से ही ऊपर वाले ही लूप से वैल्यूज़ उठानी है जो कि उसमें स्टोर थी, तब ये हमारे पास क्या काम करेगा, यहाँ पे आइट्रेशन चला पाएगा। बाय द वे आगे चलते हैं, इसको आप लोगों ने इस कोड को क्या काम करो लिख लो एक बार। यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने लेके आया हुआ भी था, इसको वीडियो पीछे करके जाके लिख लो। और अब हमारे पास आखिरी प्रोग्राम है, ये हम करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि एरेज और पॉइंटर्स के जो भी कॉन्सेप्ट हैं और फंक्शन का वैल्यू पास बाय रेफरेंस और वैल्यू पास बाय वैल्यू आर्गूमेंट पास बाय रेफरेंस और वैल्यू, ये आप लोगों को लाजमी आने चाहिए। गेट एंड सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, यहाँ पे हमने सैलरी एम्प्लॉय की लेनी है।
जिस प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन ये है कि सपोज अ कंपनी इंक्रीजेज द सैलरी ऑफ एवरी एम्प्लॉय बाय सर्टेन परसेंटेज, क्रिएट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ आफ्टर इंक्रीमेंट। एक कंपनी है जो कि हर साल लोगों की तनख्वाह बढ़ाती है अपने एम्प्लॉयज़ की कुछ परसेंटेज की लिमिट्स में रहते हुए। क्रिएट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट सैलरी ऑफ एम्प्लॉय आफ्टर द इंक्रीमेंट, तो उन्होंने इस साल तनख्वाह बढ़ाई है तो आप उनकी अभी नई सैलरी को कैलकुलेट करो। बोलता है कि थॉट प्रोसेस में कि हम डेफिनेटली हमें प्रॉब्लम मिली है तो हम थिंकिंग उसके ऊपर करते हैं। यहाँ पे वो यही बोलता है कि वी नीड टू क्रिएट अ एम्प्लॉय क्लास, क्योंकि अभी क्लास एम्प्लॉय की बात हो रही है तो हम एम्प्लॉय की क्लास बनाएंगे विथ 3 वेरिएबल, नेम, करंट सैलरी, न्यू सैलरी। तो ये हमारे जहन में कॉमन सेंस है। डेफिनेटली हमें पुरानी सैलरी चाहिए होगी तभी हम उसमें इंक्रीमेंट करेंगे। न्यू सैलरी तो अभी हमें पता होनी पड़ेगी, क्योंकि उसने हमें कहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज, कैलकुलेट द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। अच्छा, सैलरी निकालनी है तो न्यू सैलरी का वेरिएबल बनेगा ही बनेगा जिसमें वो सेव होगी। नाम एम्प्लॉय का हमें डालना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, कंपनी है तो उसमें एक एम्प्लॉय तो नहीं हो सकता। Since the company increases the salary by certain percentage, we need to make new salary private, क्योंकि हमें न्यू सैलरी का वेरिएबल प्राइवेट बनाना है क्योंकि इसको हम बाद में नीचे से एक्सेस नहीं कर रहे। सो दैट इट कैन नॉट बी मॉडिफाई रैंडमली फ्रॉम आउटसाइड, हम इसको बाद में ताकि कोई भी मॉडिफाई ना कर सके। वी विल देन यूज़ सेटर एंड गेटर फंक्शन टू इंक्रीज द सैलरी, तो हम सेटर और गेटर फंक्शन को यूज़ करेंगे सैलरी को इंक्रीज़ करने के लिए। इस सैलरी को हम इसलिए प्राइवेट करेंगे न्यू सैलरी को, ताकि कोई एम्प्लॉय आके कंप्यूटर में अपनी सैलरी मज़ीद बढ़ा ना सके। तो ये इसीलिए करते हैं प्राइवेसी के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही, ये ऊप्स हम इसलिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर ताकि हमारा प्रोग्राम मज़ीद सिक्योर हो और आसान हो। सिंपली यहाँ पे हमने एक क्लास बना ली जिसको हमने प्राइवेट कर दिया और उसके अंदर न्यू सैलरी के वेरिएबल को हमने प्राइवेट रख दिया। बाकी हमने पब्लिक में उसका नाम, उसकी पुरानी सैलरी, वो बेशक पुरानी सैलरी को देखता रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चेंज करता रहे। हमारा काम ये है कि हमने लॉग क्या करना है, न्यू सैलरी को लॉग कर देना है। इसी तरह हमने एक कंस्ट्रक्टर इसके नीचे बना लिया जो कि ख़ुद ब खुद इनिशियलाइज हो जाता है जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्टर क्या काम करेगा, वो कहता है कि स्ट्रिंग एक एक्सेप्ट करेगा एम्प्लॉय का नेम, इसी तरह एम्प्लॉय की करंट सैलरी का एक जो भी है वेरिएबल वो एक्सेप्ट करेगा। उसको नेम को किसको असाइन कर देगा, ऊपर वेरिएबल नेम को। इसी तरह हमारे पास करंट सैलरी जो है उसको करंट सैलरी के इस पब्लिक वेरिएबल को असाइन कर देगा। अब यहाँ पे ये ख़त्म हो गया कंस्ट्रक्टर। तो इसके बाद हमारा क्या काम आएगा जी, सेट न्यू सैलरी। अब एक हमने फंक्शन ले लिया जो नई सैलरी को कैलकुलेट करेगा। तो हमने इससे क्या काम किया जी, परसेंटेज यूज़र से ले ली यहाँ से इससे इनपुट में कि सेट सैलरी का जब भी फंक्शन आप कॉल करोगे उसको एक परसेंटेज दोगे। तो इसी तरह हमने जो भी चीज़ हम उसको देंगे यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा। फार्मूला कुछ इस तरह है कि न्यू सैलरी का जो भी वेरिएबल है, प्राइवेट वेरिएबल है, उसको हम यहाँ पे सेटर फंक्शन के ज़रिए चेंज कर रहे हैं। तो ये ऊपर देखो ये न्यू सैलरी का वेरिएबल है, हम इसी को दोबारा नीचे लिखेंगे इज इक्वल टू करंट सैलरी प्लस आगे हम परसेंटेज मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय करंट सैलरी। तो ये हमारे पास ये फार्मूला है। तो इसी तरह हमारे पास न्यू सैलरी निकलेगी। डबल गेट सैलरी, यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, एक गेटर फंक्शन अपना बनाएंगे जो कि सैलरी को बाद में डिस्प्ले भी करेगा। तो ये जो न्यू सैलरी को रिटर्न यहाँ से करेगा, ये डेफिनेटली वहाँ पे तो वो उसने कैलकुलेट की है। अब रिटर्न हमने करवानी है क्योंकि वो प्राइवेट है, हम उसको ऊपर से रिटर्न नहीं करवा सकते। ये देखो ये प्राइवेट है तो इसके लिए गेटर फंक्शन यूज़ करेंगे। ये ऑलरेडी मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, अगर आपको वो समझ नहीं आए तो वो आप लोग लाजमी पढ़ के आए। अच्छा, इसमें पब्लिक एंड प्राइवेट मॉडिफायर वाली वीडियो लाजमी देख लो, नहीं तो ये समझ नहीं आएगी। उसके बाद हमने एक एम्प्लॉय वाला क्लास ले ली, उसके अंदर ऑब्जेक्ट बना लिया जिसमें हमने दो चीज़ें पास की, एक नाम और एक क्या किया, ये हमारे पास जो भी सैलरी थी। तो ये हमारे पास पब्लिक थी इसलिए हमने डायरेक्टली यहाँ पे देखो ये नेम और करंट सैलरी पब्लिक थी, ये हमने पास कर दी ऑब्जेक्ट के साथ ही कंस्ट्रक्टर के अंदर ही। ये देखो यहाँ पे स्ट्रिंग का नेम पास हुआ और ये करंट सैलरी पास हुई, तो ये ऑटोमेटिकली उनको असाइन हो जाएगी। अच्छा, ये एम्प्लॉय वन डॉट सेट सैलरी अब यहाँ पे इंक्रीज़ बाय 20% है। तो सेट सैलरी का मतलब है सेटर फंक्शन। तो सैलरी का वेरिएबल जो भी है ये क्या परसेंटेज को एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हमने 20% डाल दी तो ये इधर आके 20 कैच कर लेगा।
20 कैच करेगा, फिर ये वाला फार्मूला लगाएगा, करंट सैलरी प्लस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय करंट सैलरी। तो ये वाला फार्मूला जब लगाएगा तो फिर न्यू सैलरी में जो भी चीज़ सेव होगी वो क्या हम करेंगे, इधर नीचे एम्प्लॉय 1 का नेम प्रिंट करेंगे और गेटर फंक्शन यूज़ करके गेट सैलरी यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। फिर एम्प्लॉय 2 जो भी है उसको यहाँ पे पास करवाएंगे, उसकी सैलरी इसी तरह करेंगे। इसी तरह हम ढेर सारे एम्प्लॉय की सैलरीज़ को सिर्फ इन 3 वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए एक्सेस करा सकते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट हमारे पास इस तरह आएगा, आउटपुट ये सब कुछ। वो कहता है कि इन अबव एग्जांपल वी हैव इंक्रीज द सैलरी ऑफ फेलिक्स एंड मारिया बाय 20 and 30% रिस्पेक्टिवली। हियर यू कैन सी वी हैव डिक्लेयर्ड न्यू सैलरी एज अ प्राइवेट सो इट कैन बी इनिशियलाइज्ड अंडर सैलरी फंक्शन। तो ये कोड मैं यहाँ से रन करता हूँ, ज़रा आप लोगों को मज़ीद खुला हुआ नज़र आए। तो यहाँ पे इसकी विंडो आई थिंक डोंट थिंक सो कि बड़ी होती है। तो यहाँ पे इसको देख लो, ये इस तरह हुआ है। मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके चला देता हूँ। तो इसको मैं बल्कि डेव C++ पे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो वहाँ से मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ। एक सेकंड आप लोग, इधर मैं डेव C++ खोलता हूँ। यहाँ पे आप लोग वहाँ पे इसको देख लो, सैलरी वाला फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसलिए जहाँ से आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा तो ये देख लो, ये इस तरह हुआ है। इसको सैलरी फंक्शन का नाम दे देते हैं और इसको इधर ऊप्स का फोल्डर बना के उसमें क्या करते हैं जी, स्टोर कर देते हैं। तो ये हमने ये सैलरी के नाम से इधर इसको सेव भी कर दिया। आप लोगों को अगर चाहिए हुआ तो बता देना, वैसे इसको देख के खुद लिखो, खुद अपनी प्रैक्टिस करो। डेव C++ में इस तरह का आपके पास आएगा कुछ, ये ब्लैक हो जाया करेंगी चीज़ें। तो कंपाइलर में आपको ये रिकमेंड करूँगा, आप ऊप्स आ गई है तो थोड़ा यहाँ पे बोरिंग लगेगा आपको, उधर लाइट लाइट देख के ये सब कुछ। तो आप लोग यही रिकमेंड करूँगा कि वो क्या नाम होता है उसका, विजुअल स्टूडियो कोड कर लो, उसके अंदर MinGW कर लो और वहाँ से आप लोग उसको वहाँ पे यूज़ करो तो आपके पास कलरफुल थोड़ी चीज़ें आएगी, तो प्रोग्रामिंग आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। यहाँ पे थोड़ा डेव का माहौल इधर वाइट वाइट है। तो शुरू तक C++ में ठीक था, लेकिन अब थोड़ा आपको बोरिंग लगेगा क्योंकि आपको ये कलरिंग बड़ी मदद करती है। डबल ये चेंज हो गया, ये सब कुछ तो आपको बड़ा हेल्प आउट करेगा वहाँ पे। और वहाँ पे आपको नीचे सजेशन भी मिल जाएंगी चीज़ों की। अच्छा, इसको यहाँ से देख लो, ये सारा ये यहाँ पे मुझे नहीं लगता कुछ चीज़ हाइड हो रही है वहाँ पे। तो ये कलरफुल जब आपके पास कंसोल होता है तो आप ज़्यादा अट्रैक्शन होकर पढ़ते हो। यहाँ पे मुझे खुद भी ये नहीं अभी सही लग रहा। C++ तक तो ठीक था, सिंपल प्रोग्राम, लेकिन ये चीज़ें अब देखो हमारी रंग चेंज कर देती हैं उधर। यहाँ पे बिल्कुल बोरिंग लग रहा है। यहाँ पे देखो आपको ये कलरफुल चीज़ें मिलेंगी, इक्वल टू का साइन कलरफुल, तो ये आपको क्या है, एक अच्छी इन्वायरमेंट मिलती है। तो सिंपली अगला चैप्टर है हमारा इनहेरिटेंस का। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, आपने ये बेसिक्स ऊप्स की पढ़ ली हैं। अब आगे मज़ीद चैप्टर मुश्किल होते जा रहे हैं। अगर समझ नहीं आई तो सीधी सीधी पीछे वाली वीडियोस जाके देखो और उनको समझ के आगे आओ। कोई जल्दी नहीं है आगे आने की, आगे मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, इसलिए पहले पीछे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके आओ, उनकी सही प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रोग्राम्स करो, अपने पास से प्रोग्राम में चेंजिंग करो, फिर इस चैप्टर तक पहुँचो। तो नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।